Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 school. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. प्यारे बच्चे, this is chapter number 12 from class 12th. So here we are already discussed about formation of aldehyde and ketone, preparation of ketone and its physical properties, and guys some test and reaction of aldehyde and ketone. ये तीन पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड. तो प्यारे बच्चे, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है. गाइस आई एम सॉरी. यस बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप जिसमें पाया जाता है, राइट. तो कार्बन कंपाउंड containing a carboxylic functional group COOH are called carboxylic acid. वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप COOH पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं. द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हैंस इट्स नेम इज कार्बोक्सिल. जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं और जिनमें आपका OH ग्रुप अटैच होता है. मतलब आपके कार्बोनिल ग्रुप में अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो गाइस इसे हम क्या कहते हैं, इसे कार्बोक्सिल के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट है कार्बोक्सिल एसिड में भी एलिफैटिक. जो हमारे कार्बोक्सिल एसिड होते हैं ये एलिफैटिक भी हो सकते हैं यानी RCOOH वाली चेन में भी हो सकते हैं, और एरोमेटिक ARCOOH यानी एरोमेटिक चेन में भी हो सकते हैं. और ये किस पर डिपेंड करेगा गाइस, ये डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा ग्रुप अटैच है, एरोमेटिक या फिर एलिफैटिक. नेक्स्ट है एल्किल और एराइल अटैच टू कार्बोक्सिलिक कार्बन. जो आपका एल्किल ग्रुप है या फिर एराइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक कार्बन से अटैच होगा, तभी डिसाइड होगा कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है. क्लियर? इतने में कोई भी डाउट है तो आप बताओ, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. क्लियर हो गया? मतलब कुल मिला के हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अगर OH आपका ऐड है, राइट, अगर आपका OH ऐड है तो आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फाउंड इन नेचर. हमारे ज़्यादातर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है सम हायर मेंबर ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड C12 से C18 नोन एज फैटी एसिड. बहुत सारे हमारे ऐसे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि फैटी एसिड कहलाते हैं और ये अकर इन नेचुरल फैट्स, और ये नेचुरल फैट्स में अकर होते हैं. जैसे कि आपका एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. अगर आपके जैसे कि आपका एस्टर है ग्लिसरॉल का, ठीक है, इस चीज़ को फिर से समझते हैं. सम हायर मेंबर ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिनमें कार्बन चेन C12 से लेकर C18 तक हो, ये आपके क्या कहलाते हैं गाइस, ये आपकी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड्स कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है. अकर इन नेचुरल फैट, और ये आपके नेचुरल फैट में अकर करते हैं एज एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. आपके ग्लिसरॉल के एस्टर के रूप में ये आपके नेचुरल फैट में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल. जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है स्टार्टिंग मटेरियल की तरह सर्व होते हैं फॉर सेवरल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल की तरह सर्व होते हैं. जैसे कि आपका एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, एमाइड हो गया. तो ये सब आपके क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि सर्व किए जा रहे हैं. नेक्स्ट है सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड आर amongst the earlier organic compound to be isolated from the nature.
क्योंकि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि प्रकृति से आइसोलेट किए जा सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन ऑफ बाय देयर कॉमन नेम। जो इनके लार्ज नंबर हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं? कॉमन नेम के नाम से जाने जाते हैं। द कॉमन नेम एंड विद देयर सफिक्स इक। जो इनका कॉमन नेम है वो किससे होता है शुरू? सफिक्स इक से। एसिड एंड हैव बीन ड्राइव्ड लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ देयर नेचुरल सोर्स। और ये जो आपका ग्रीक और लैटिन नेम है उसके थ्रू इनको ड्राइव किया जाता है। किसमें? नेचुरल सोर्सेज में। जैसे गाइज एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला है अपन का फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH। फॉर्मिक एसिड वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंट। जो हमारा फॉर्मिक एसिड था वो सबसे पहले नेचुरल सोर्स कौन सा था जिससे वो मिला था? वो था रेड एंट, मतलब लाल चींटी। दूसरा एसिटिक एसिड यानी CH3COOH फ्रॉम ब्यूट्रिक एसिड। ये आपको ब्यूट्रिक एसिड से मिला था, ठीक है। फ्रॉम रेंसिड बटर, ठीक है। या फिर आपका प्रोपियोनोइक एसिड किससे मिला था? रेंसिड बटर से मिला था। तो ये इसके कुछ कहना चाहिए प्राकृतिक नेचर में पाए जाने के स्रोत हो गए या फिर अकरेंस हो गया। चलो अब हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो चलो IUPAC नेम की बात कर लेते हैं। द IUPAC नेम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग एंड ई इन द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन विद ओइक एसिड। जब आप लास्ट के ई को ओइक से रिप्लेस कर देते हो तो आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर्ड 1। जब आप कार्बन, जैसे मान लो कोई आपके कार्बन की चेन है और इस पे आपका ग्रुप लगा है COOH, तो आप नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। इन द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नंबर्ड 1। कार्बोक्सिलिक कार्बन को आप नंबर 1 दोगे। बाय नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपके किसी चेन में एक से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो तो क्या होगा? तब एल्किल लिविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नंबर्ड। तो जो आपका एल्किल लिविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो नंबर किया जाएगा। द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इंडिकेट बाय द एडिंग मल्टीपल प्रीफिक्स। मल्टीपल प्रीफिक्स मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ETC टू द नेम ऑफ पेरेंट एल्किल चैन। पहले तो आप एल्किल चैन दोगे, देखोगे है ना कितने की है, प्रोप है, पेंट है। फिर उसके बाद देखोगे कितने आपके इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो फिर अगर आपके 2 हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से आप इसको नाम दोगे। द पोजीशन ऑफ COOH ग्रुप, जो आपके COOH ग्रुप की पोजीशन है, आर इंडिकेटेड बाय द अरेबिक नंबरल बाय द मल्टीपल प्रीफिक्स। जो कार्बन की हमारे COOH की पोजीशन है वो आप किससे? अरेबिक नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिए, कुछ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स दिए हैं। अब उनके नाम को समझते हैं। पहले है HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, CH3CH2COOH यानी प्रोपियोनोइक एसिड, CH3CH2CH2COOH यानी 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेरिक एसिड, CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH यानी 4 कार्बन। अब ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आइसो यानी आइसो ब्यूटेरिक एसिड। HCOOH सिंगल बॉन्ड HCOOH यानी ऑक्सैलिक एसिड। HCOOH के बीच में मिथाइल ग्रुप है यानी मेलोनिक एसिड, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप का होल ट्वाइस है तो आपका हो जाएगा सक्सीनिक एसिड, होल ट्राइस है तो ग्लूटेनिक एसिड। COOH के बीच में अगर आपका होल 4 है तो एडिपिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, COOH के बीच में CH2 सिंगल बॉन्ड CH, COOH
COOH के बीच में CH2 यानी ट्राई कार्बेलिक एसिड या फिर कार्बेलिक एसिड। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ये हुआ कि अगर आपका CH2 का होल ट्वाइस है तो आप आइसोब्यूटेरिक लिखोगे, COOH के बीच में मिथाइल ग्रुप है तो मेलोनिक एसिड लिखोगे, अगर CH2 का होल ट्वाइस है तो सक्सीनिक एसिड लिखोगे, होल ट्राइस है तो आप होल ट्राइस है तो आप ग्लूटेनिक एसिड लिखोगे, होल फोर्थ है तो एडिपिक एसिड लिखोगे। क्लियर, इस तरीके से। चलो अब इनके IUPAC नेम देख लेते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम होता है मैथोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड का प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड का इथोनिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड का ब्यूटानिक एसिड, आइसोब्यूटेरिक एसिड का 2 मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का एथेन डाइओइक एसिड, मेलोनिक एसिड का प्रोपेन डाइओइक एसिड, सक्सीनिक एसिड का ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड का पेंटेन डाइओइक एसिड, एडिपिक एसिड का हेक्सेन डाइओइक एसिड। ऐसे ट्राइकार्बेलिक एसिड का प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से हम सबका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक बार आप लोग ध्यान से इस पर निगाह डाल लो, फिर मैं आगे की बात रखती हूँ। क्लियर, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। IUPAC हर चीज में पढ़ाई गई है तो उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब बेंजीन के साथ COOH, बेंजीन के इस कार्बन से डायरेक्ट COOH ऐड है यानी बेंजोइक एसिड, बेंजीन के इस कार्बन के साथ CH2 COOH ऐड है यानी फेनिल एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 COOH ऐड है बेंजीन के साथ यानी थैलिक एसिड। क्लियर, अब देखो बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है फेनिल एसिटिक एसिड यानी 2 फेनिल, है ना, 2 फेनिल थैलिक एसिड। ठीक है, थैलेनोइक एसिड। अब थैलिक एसिड का किया जाएगा बेंजीन 1,2, है ना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर की अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। इन कार्बोक्सिलिक एसिड द बॉन्ड टू द कार्बोक्सिल कार्बन लाई इन वन प्लेन। जो आपका बॉन्ड है कार्बोक्सिल कार्बन का वो एक प्लेन पर लाई करता है एंड आर सेपरेटेड अबाउट 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री पर सेपरेटेड होता है। द कार्बोक्सिल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। जो आपका कार्बोक्सिल कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है देन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के कंपेयर में ये आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक है बिकॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये अपने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दे देगा। ये देखो इसमें क्या हुआ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, पाई बॉन्ड बना, इसकी डिफिशियंसी कंप्लीट हुई, है ना, तो ये दूसरा आपका हो गया। अब ये अब वापस से इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। क्लियर, समझ में आया? इतने में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो इसको करने का तरीका क्या है, बहुत आसानी से देख लो एक बार। हाँ, अब देखो ये जो है ना ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, O- और ये OH। क्लियर, समझे आप मेरी बात? अब नेक्स्ट देखो, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिर से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो मतलब ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर, क्लियर है ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो डिफिशियंसी आ गई। नेक्स्ट देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करोगे, चलो इसको आप पढ़ लेते हैं गाइज। पहला है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा। प्राइमरी अल्कोहल आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है वो बहुत तेजी से कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके साथ, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। इन न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या होता है, इन न्यूट्रल एसिडिक और एल्कलाइन मीडिया बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड
इन एसिडिक मीडियम। देखो जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनकी उपस्थिति में, जैसे कि आपका KMnO4 हो गया, एल्कलाइन मीडियम हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। अगर ये सब चीजें कुछ भी यूज की जा रही है, या फिर जॉनसन रीजेंट हो गया, अगर इन्हें हम यूज कर रहे हैं, जिसे हम क्रोमियम ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं, तो आपका आसानी से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। किससे, एल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्डिहाइड। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड से भी बन सकता है। कब, जब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे। यानी कि देखो ये है आपका एल्कोहल, एल्कलाइन मीडिया में KMnO4 लिया, जब इसके रिएक्शन कराई तो ये क्या हुआ, एल्कोहल में सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा देखो 1 डेसिनॉल को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या फिर जॉनसन रीजेंट की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराई तो आपका डीकेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया, डीकेनोइक एसिड। क्लियर, डीकेनॉल आपका डीकेनोइक में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है गाइस फ्रॉम एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन से क्या है, एरोमेटिक carboxylic acid can be prepared by the vigorous oxidation of alkyl benzene। जब एल्किल बेंजीन का विगरस ऑक्सीडेशन होता है किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, एसिडिक या फिर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। द इंटायर चेन, द साइड चेन ऑक्सीडाइज्ड, जो इसकी साइड चेन होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। कार्बन ग्रुप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द साइड चेन, जो आपका कार्बन ग्रुप है वो साइड चेन के रेस्पेक्टिव ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट देखो फ्रॉम एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन से कैसे है, जब प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज, जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, इन दिस मैनर, इस तरीके से, वाइल टर्शरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड, कि आपका टर्शरी ग्रुप अफेक्ट ना हो। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप का एल्किल ग्रुप इस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है कि टर्शरी ग्रुप अफेक्ट ना हो। Suitably substituted alkene are also oxidized to carboxylic acid। जो आपका सुटेबल एल्कीन है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, विद दोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। यानी देखो ये है आपका क्या है, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है ना, जिसपे आपका मिथाइल लगा हुआ है यानी टोल्यूइन। जब इसको KMnO4 और KOH के साथ के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, ठीक है, COOH लग गया। अब जब इसको आपने हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट किया तो आपका बेंजोइक एसिड बन गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये आपकी पूरी क्या है, एक एल्किल चेन है। अब ये एल्किल चेन आपकी ऑक्सीडाइज होगी तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये आपकी एल्किल चेन एसिड में ऑक्सीडाइज हो गई। फिर इसको जब हमने हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्शन किया तो आपका बेंजोइक एसिड बन गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। नाइट्राइल और एमाइड के साथ रिएक्शन कैसे है, नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज टू एमाइड। जो आपके नाइट्राइल होते हैं वो एमाइड को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, एंड देन टू एसिड्स, और फिर एसिड में, पहले एमाइड में और फिर उसके बाद एसिड में हाइड्रोलाइज कर देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और OH एज कैटलिस्ट। किस किस के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- आयन एज अ कैटलिस्ट जब यूज किए जाते हैं तो आपका नाइट्राइल पहले एमाइड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये एमाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। Mild reaction condition are used to stop the reaction at amide state। जो आपकी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है रिएक्शन की जो कि आपके रिएक्शन को एमाइड स्टेप पर रोक देती हैं। जैसे RCN का रिएक्शन जब H+ OH- कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हुआ तो आपका क्या बना, एमाइड बना। क्लियर। अब ये एमाइड हाइड्रोलिसिस पर क्या देगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। इसी तरीके से एथेनामाइड, एथेनामाइड का जब आपने हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराया तो आपका इथेनोइक आया। क्यों, क्योंकि आपका NH2 NH3 बनकर निकल गया, हाइड्रोजन आपका जुड़ गया, बन गया CH3COOH। ऐसे बेंजीनामाइड की बात करते हैं गाइस। बेंजीनामाइड हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में क्रिया करके बेंजोइक एसिड देता है। क्या देता है, बेंजोइक एसिड देता है। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से क्रिया क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड।
जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो आपका टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, विच इन टर्न गिव करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है आफ्टर द एसिडिफिकेशन ऑफ मिनरल एसिड। जब मिनरल एसिड का एसिडिफिकेशन होता है तो वह करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से हुई, किसके प्रेजेंस में, डाई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका एडिशन कंपाउंड बना। अब ये एडिशन कंपाउंड अपना हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करेगा और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्लियर? इतने में कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड जस्ट अ मिनट गाइस। यस गाइस, एसिड क्लोराइड व्हेन हाइड्रोलाइज्ड विद द वाटर, जब आपका एसिड क्लोराइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और मोर रेडली हाइड्रोलाइज विद एक्वस बेस, और जब ये बहुत तेजी से एक्वस बेस के साथ हाइड्रोलाइज होता है तो यह आपको कार्बोक्सिलेट आयन देता है। विच और एसिडिफिकेशन प्रोवाइड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपके एसिडिफिकेशन पर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अब चलो इस चीज को देख लेते हैं। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब आपकी वाटर के साथ हुई तो क्या हुआ? हाइड्रोलाइज हुआ और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्लियर? इसी तरीके से जब आपके एसिड क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ एक्वस बेस की प्रेजेंस में हुई, एक्वस बेस की प्रेजेंस में हुई तो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बना। आयन बना और ये कार्बोक्सिलेट आयन हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो गाइस, एनहाइड्राइड ऑन द अदर हैंड, एनहाइड्राइड्स ऑन द अदर हैंड आर हाइड्रोलाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग एसिड। जो आपके एनहाइड्राइड्स है वो क्या कर सकते हैं? करस्पॉन्डिंग एसिड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। क्लियर? कैसे? बेंजोइक एनहाइड्राइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो आपका बेंजोइक एसिड बनता है। वहीं पे बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड की बात करें तो ये भी हाइड्रोलाइज होके आपको बेंजोइक एसिड और एथेनोइक एसिड देता है। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि जो आपका एनहाइड्राइड है वो आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। जब आपका बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड है तो वह आपको बेंजोइक और एथेनोइक एसिड का मिक्सचर देता है। क्लियर? जबकि एसाइल क्लोराइड क्या कर रहा है? वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर आपको प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, बट बेस की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेट आयन दे रहा है। और जब इसको इस कार्बोक्सिलेट आयन को हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराई जा रही है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। क्लियर? क्लियर गाइज? अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है गाइज? नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टर। क्या है? फ्रॉम एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यह डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। वाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलेट्स, और जो आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है वो कार्बोक्सिलेट देता है। विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेशन। अगर इसी का हम एसिडिफिकेशन कर दें तो यह करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्लियर? मतलब क्या हुआ कि जो एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ वो डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो चलो देखते हैं गाइस। एथिल बेंजोएट जब हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करेगा, एथिल बेंजोएट जब हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करेगा
तो आपका बेंजोइक एसिड बनेगा और साथ में बाय प्रोडक्ट एथाइल अल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जब एथाइल ब्यूटेनेट NaOH से रिएक्शन करेगा तो आपका एडिशन कंपाउंड बनेगा जो कि आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होगा। अब इस डेरिवेटिव को जब हमने हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करी तो आपको प्योर ब्यूटेनोइक एसिड मिला। क्या मिला? प्योर ब्यूटेनोइक एसिड प्राप्त हुआ। तो बस यही चीज हमने वर्ड में लिख दी है, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव्स डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाइल बेसिक हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलेट्स which on acidification gives corresponding to carboxylic acid। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है ये? फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस। जो आपकी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कितने? 9 कार्बन एटम तक, वो सारे आपके कलरलेस होते हैं। क्लियर। कलरलेस लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। ठीक है। और ये आपको गंदी महक देते हैं, बेकार, अनप्लीजेंट, जो पसंद ना आए ऐसी महक देते हैं। द हायर एसिड्स आर वैक्स। जो आपके हायर एसिड है वो वैक्स है, जैसे लाइक सॉलिड, वैक्स की तरह के सॉलिड है। एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस, और जिनमें प्रैक्टिकली कोई गंध नहीं होती ड्यू टू लो वॉलेटिलिटी, क्योंकि इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हायर बॉइलिंग लिक्विड होते हैं, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। किससे? एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, एज कंपेयर टू कीटोन, इवन एज कंपेयर टू एल्कोहल। ऑफ सी बॉन्ड आर कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बीच इनका जो मॉलिकुलर मास है वो ज़्यादा है, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल के कंपेयर में बहुत अधिक होता है। देखो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें क्या हुआ? एक का ऑक्सीजन, दूसरे का हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, है ना। यहाँ पर भी अब जब इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो गाइस क्या बना? डाइमर बन गया। क्या बन गया? डाइमर बन गया। क्लियर। ध्यान रहेगा कि आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब बहुत ज़्यादा आपका एक्सटेंसिव एसोसिएशन है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके बीच में? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो एसोसिएशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंपेरेबली। जो आप इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो आसानी से ब्रोक नहीं हो पाते हैं, इवन इन वेपर फेज। चाहे वेपर फेज में भी ले लिए जाएं तो भी इन्हें ये आसानी से टूट नहीं पाते हैं। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, और ये डाइमर के रूप में वेपर फेज में पाए जाते हैं, और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट, और इन्हें हम एप्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम। जो हमारे सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो 4 कार्बन एटम रखते हैं। आर मिस्केबल इन वाटर, और ये वाटर में विलय होते हैं, हल्के विलय होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसी वजह से ये जल में विलय होते हैं। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी घटती है किसके साथ? सी बॉन्ड आर विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन। जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ते जाते हैं सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। जितना ज़्यादा भारी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतना ही वह वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसका कारण क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक
इंटरेक्शन, क्योंकि इसका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है, इस वजह से ये भारी कार्बोक्सिलिक एसिड जल में विलीन नहीं हो पाते हैं। बेंजोइक एसिड, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। जो हमारे बेंजोइक एसिड है वो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये बहुत आसानी से कोल्ड वाटर में आसानी से विलीन नहीं होते हैं, यानी इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? जबकि नॉर्मल वाटर में हो जा रहे हैं, कोल्ड वाटर में बेंजोइक एसिड आपके विलीन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है वो लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय होते हैं। इसका कारण क्या है? बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म की वजह से यह आसानी से लेस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय हो जाते हैं या फिर सॉल्युबल होते हैं। जैसे गाइस इधर देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद वाटर। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसकी यूनिट क्या करेंगी? वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगी। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन वाटर का हाइड्रोजन इंटरैक्ट करेगा और बिकॉज ऑफ हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गाइस केमिकल रिएक्शन एसिडिटी रिएक्शन विद मेटल एंड एल्कील्स। क्या है? द कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक अल्कोहल इन्वॉल्व हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे कि आपका अल्कोहल, वो जब हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व करते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ इन्वॉल्व करते हैं या फिर सॉल्ट के साथ, एल्कलीज के साथ इन्वॉल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं? सिमिलर फिनोमिना देते हैं। ठीक है, similar to phenol, however unlike phenol they react with weaker base such as carbonate and hydrogen carbonate involve carbon dioxide। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वॉल्व करते हैं। This reaction is used to detect the presence of carboxylic group in organic compound। देखो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये आपके मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड जब एल्कली मीडियम में रिएक्शन करेगा या फिर एल्कली मीडियम में रिएक्शन करेगा तो आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट देगा और साथ में वाटर निकलेगा। इसी तरीके से जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो आपको सोडियम कार्बोनेट देगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोलेज एनाइन। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जल के साथ विलय होता है तो रेजोनेटिंग कार्बोक्सिलेट एनाइंस या फिर हाइड्रोलियम आयन देता है। कैसे? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसने जब जल से रिएक्शन करी तो आपका क्या आया? कार्बोक्सिलेट एनाइन आया। अब इस कार्बोक्सिलेट एनाइन ने क्या किया? रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन किया और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए और जिसका हाइब्रिड क्या था? ये था इसका हाइब्रिड। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। अब इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि गाइस इसके के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन, एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ वाटर एंड एक्टिव मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Ka। तो K इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? H2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा Ka के बराबर। ये हो गया आपका Ka, तो Ka आ जाएगा K इक्विवेलेंट H2 के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर K इक्विवेलेंट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K इक्विलिब्रियम क्या है? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड Ka इज एसिड डिसोसिएशन। और जो हमारा Ka है, पीछे देख लो, Ka जो है जिसको मैंने यहाँ पर मान लिया Ka, ये आपका एसिड डिसोसिएशन है। फॉर कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली इंडिकेट बाय pKa। हम जो एसिड का स्ट्रेंथ है उसको pKa से डिनोट कर देते हैं, द वैल्यू रादर देन Ka वैल्यू,
है ना, पी के ए की जगह पे हम पी के ए से डोनेट कर देते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग के ए, क्या आ जाता है, पी के ए इक्वल टू माइनस लॉग के ए। अब गाइज नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट किस पर, एसिडिटी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पर क्या होगा वो हमको समझना है। तो गाइस सब्स्टिट्यूएंट में अफेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एंड दस ऑल्सो अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो स्टेबिलिटी है ये आपकी एसिडिटी को भी अफेक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से EWG जुड़ जाए तो क्या होगा, आपकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होगी। क्लियर। By stabilizing conjugated base through delocalization of the negative charge by inductive and resonating effect, जो आपका निगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से या फिर रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज होगा। क्लियर। देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा तो आपका कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो आपका कार्बोक्सिलेट आयन डीस्टेबलाइज होगा, अनस्टेबल होगा, और इससे क्या होगा, एसिड की वीकनेस बढ़ेगी। क्लियर। कॉन्सिक्वेंसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसको, एसिडिटी को, डिक्रीज एसिडिटी। क्लियर। जबकि ये इंक्रीज करता है किसको, एसिडिटी को। क्लियर। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीज इन एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर की इंक्रीजमेंट में हम क्या लिखेंगे गाइस, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक होगा CF3, फिर उसके बाद NO2, फिर CN, फिर F, फिर Cl, फिर Br, फिर I, और सबसे लास्ट में आपका pH। यानी इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी का क्या हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा आपका CF3 और सबसे कम होगा आपका फिनाइल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, thus in the following acid arrange in the order of increasing acidity based on pKa value। pKa वैल्यू के बेस पर आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा CF3COOH। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले पूरी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे कम आपका कौन सा होगा, NCCH2COOH। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, फ्लोरीन वाला आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद क्लोरीन या फिर मिथाइल ग्रुप वाला, इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फेनिल और विनाइल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज द एसिडिटी करस्पॉन्डिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जो आपका एसिडिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के करस्पॉन्डिंग बढ़ती जाती है, कब, जब आपका फेनिल के साथ डायरेक्ट विनाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। क्लियर। अब इस चीज़ को देखो, द डिक्रीज एस्पेक्ट ड्यू टू द रेजोनेशन इफेक्ट, जो आपकी लगातार डिक्रीजमेंट आता है वो किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट देखो गाइज, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से होता है ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ विच कार्बोक्सिलिक आयन कार्बन अटैच, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन अटैच होता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन फेलियर ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड increase their acidity while electron donating group decrease their acidity। देखो जो आपकी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी एसिडिटी इंक्रीज होती है, कब, जब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। बट इसकी एसिडिटी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी तब इंक्रीज होती है जब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 4-मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड में देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर। तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, कम होगी।
ठीक है, एसिडिटी कम होगी। नेक्स्ट देखो बेंजोइक एसिड की वैसी रहेगी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एसिडिटी बढ़ेगी। क्लियर, तो pKa की वैल्यू कितनी आ गई 4.4, इसकी आ गई 3.1। नेक्स्ट देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी बॉन्ड OH बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कैसे करेंगे फॉर्मेशन एनहाइड्राइड का गाइज, देखो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को मिनरल एसिड के साथ हीट किया जाता है, जैसे कि आपका H2SO4 P2O5 के साथ हीट करोगे तो आपका करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड बनेगा। यानी कि एथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब आपके P2O5 के साथ गर्म करोगे तो आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड बनता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो एस्टरिफिकेशन, क्या है एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एस्टरिफाइड विद एल्कोहल, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्कोहल के साथ एस्टरिफाइड होता है, और फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड सच एज, जैसे कि आपका कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, HCl गैस है, ये सभी आपका क्या करते हैं एस्टरिफाइड करते हैं और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो आपके एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो गाइस जब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। जस्ट अ मिनट, यस, ये OH पॉजिटिव आपका यहाँ पर अटैच हो गया तो यहाँ पर डिफिशियंसी पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देगा, आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में प्रोटोनेशन में पार्टिसिपेट करके प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और आपका प्रोटोनेटेड एस्टर बनेगा। ये प्रोटोनेटेड एस्टर आपके एक प्रोटॉन को प्रोटोनेट करेगा और आपके एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है, द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद फिनॉल इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल एसाइल सब्स्टिट्यूशन प्रोटोनेशन। यस, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। कार्बोनिल कंपाउंड एक्टिवेट कार्बोनिल ग्रुप टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कोहल, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया अल्कोहल का, और ये और साथ में फिर आपका यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया, प्रोटोनेटेड एस्टर बन गया और ये आपका फाइनल एस्टर आ गया। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, स्लाइड को समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिएक्शन विद PCl5, PCl3 और SOCl2। क्या रिएक्शन होती है, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तो RCOCl, POCl3 और HCl बनाता है। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 से रिएक्शन करता है तो RCOCl और H3PO3 बनाता है। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 से रिएक्शन करता है तो आपको RCOCl, SO2 और HCl बनता है। यानी कि जो आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो अल्कोहल और की तरह बिहेव करते हैं और रिप्लेस कर देते हैं आसानी से क्लोरीन एटम को। जब इसको PCl5, PCl3 या फिर SOCl2 से या फिर थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से ट्रीट किया जाता है तो क्या होता है, दो तरीके के गैसियस प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये क्या, ये सारे आपके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके COCl बन रहा है, POCl3 बन रहा है, HCl बन रहा है, RCOCl बन रहा है, H3PO3 बन रहा है, COCl बन रहा है, SO2 बन रहा है और HCl बन रहा है। तो ये सभी क्या है, मिक्सचर ऑफ एस्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, गाइस जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो अमोनियम एसीटेट बनता है। अब इस अमोनियम एसीटेट को जब आप गर्म करोगे तो वाटर रिमूव होगा और आपका एसिटामाइड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो बेंजोइक एसिड क्या कर रहा है, जब NH3 से रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम बेंजोएट अमोनियम बेंजोएट बन रहा है। अब ये अमोनियम बेंजोएट को जब आप हीट करोगे तो साइड चेन इसकी हाइड्रोलाइज हो जाएगी, डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और आपका बेंजेनामाइड बन जाएगा। क्लियर। तो वही चीज हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट विच फर्दर हीटिंग ऑन टेम्परेचर एंड गिव एमाइड। फॉर एग्जांपल दिस, ये देख लो आप लोग, इसमें क्या हुआ है, थैलिक एसिड की रिएक्शन हो रही है PS3 के साथ, अमोनियम थैलेट बन रहा है। अमोनियम थैलेट में जब डीहाइड्रोजनेशन कराया तो आपका पर थैलामाइड बना। अब थैलामाइड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर आपका अमोनिया रिमूव होगा और आपका थैलामाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थैलामाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है गाइस रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, वो रिएक्शन जो COOH को इन्वॉल्व करती है। तो सबसे पहले रिडक्शन, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड या फिर ईथर के प्रेजेंस में करोगे या फिर डाइबोरॉन के प्रेजेंस में करोगे तो फिर गाइस आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा।
Carboxylic acid are reduced to primary alcohol. Lithium aluminum hydride better with the diborane. Diborane does not easily reduce functional group such as ether, halo, etc. Sodium boroxide does not reduce with the carboxyl ग्रुप. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जब आप इसके प्रेजेंस में उसको हीट करते हो तो डायरेक्ट आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इसके साथ करने में थोड़ा मुश्किल होता है. नेक्स्ट है डाइकार्बोक्सिलेशन. जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के सब्स्टिट्यूट की रिएक्शन हो रही, डेरिवेटिव की रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में और इसे गर्म किया जाता है तो आपका एल्केन बनता है और Na2CO3 बनता है. तो क्या होता है, सोडियम सॉल्ट आर हीटेड विद सोडा लाइम. जब सोडा लाइम के साथ इसे गर्म किया जाता है 3:1 में, तो यह रिएक्शन आपकी डी कार्बोक्सिलेशन कहलाती है. क्या कहलाती है? डी कार्बोक्सिलेशन कहती है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका रिमूव हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है. नेक्स्ट है alkyl metal of carboxylic acid also undergo carboxylation of electrolysis in aqueous solution. Hydrocarbon having twice number of carbon atom present in the alkyl group of acid. यानी रिएक्शन इसकी, ये रिएक्शन आपकी कौन सी कहलाती है? कोल्बी रिएक्शन. कौन सी कहलाती है? ये रिएक्शन आपकी कोल्बी रिएक्शन कहलाती है. नेक्स्ट है गाइस सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन. पहली है हेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फास्फोरस और हैलाइड की उपस्थिति में हेलोजिनेशन कराया जाता है तो आपका अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हाइड्रोजनेटेड इन अल्फा पोजीशन ऑन द ट्रीटमेंट विद क्लोरीन ब्रोमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? हेल-वॉलहार्ड ज़ेलिस्काई रिएक्शन. हेल-वॉलहार्ड ज़ेलिस्काई रिएक्शन. नेक्स्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन. गाइस जब आपकी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को में अंडरगो करती है तो इसमें जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है. डू नॉट अंडरगो फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन. ये अपनी फ्रीडल-कॉफ रिएक्शन को अंडरगो नहीं करती हैं. क्यों नहीं करती हैं? बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा होता है. कैटलिस्ट अमोनियम क्लोराइड यानी लुईस एसिड गेट बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. जो आपका लुईस एसिड है वो आपका डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में. यानी जब आपका बेंजोइक एसिड एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो आपका मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनता है, क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग होता है. इसी तरीके से बेंजोइक एसिड जब ब्रोमाइन और FeBr3 के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर लुईस एसिड के मीडियम में रिएक्शन करता है तो आपको मेटा बेंजोइक एसिड देता है. क्लियर? नेक्स्ट है आपका यूजेस. गाइस जो मेथोनिक एसिड्स होते हैं ये आपके रबर, टेक्सटाइल, डाई, लेदर या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं. दूसरा एथेनोइक एसिड सॉल्वेंट और विनेगर के रूप में इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं. हेक्सन डाइऑलिक एसिड आपके मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन 6 में प्रयोग किए जाते हैं. वहीं पर एस्टर बेंजोल एसिड और फ्यूमरी में प्रयोग किए जाते हैं. वहीं पे बेंजोइड की बात करें तो सोडियम बेंजोइड इज यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव. हायर फैटी एसिड आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. तो ये जो आपके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड थे जिनके अभी आपने यूज़ देखे, तो प्यारे बच्चे अभी के टॉपिक में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में पढ़ा. मतलब इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ लिया? एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया एंड साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया. और उससे संबंधित जितनी भी डिटेल्स थी, जितनी भी रिएक्शंस थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, सभी हमने डिस्कस की. तो बच्चे अभी के सेशन में इतना ही. नेक्स्ट सेशन में कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए बेहतर कंसेप्ट्स के साथ हम लोग पेश होंगे. तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे.